स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट बर्न। आज हम बर्न के बारे में पढ़ेंगे कि बर्न क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बर्न के बारे में। तो बर्न सिंपल सी भाषा में क्या है, कोई भी कारण इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन सोर्स आर टर्म्ड एज ए बर्न। मतलब कोई भी, चाहे कोई मान लो इंजरी हो जाए डायरेक्ट, या जैसे मान लो इंजरी डेट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन सोर्सेज आर टर्म्ड एज ए बर्न। मतलब बर्न हम सिंपल सी भाषा में बर्न उसको बोल सकते हैं कि हमें या तो डायरेक्ट इंजरी हो जाए, डायरेक्ट एक्सपोजर हम किसी थर्मल पे रख दें, या कोई ऐसा केमिकल हो या कोई इलेक्ट्रिकल रेडिएशन हो जिससे मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो उस पर अगर हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया स्किन का, तो हमारा स्किन क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्न। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि ह्यूमन स्किन कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो ह्यूमन की बॉडी है, जो ह्यूमन की स्किन है, वो सिर्फ वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ही झेल सकती है। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये चीज़ कि या तो सेल्सियस में बोल लो तो 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस, या फारेनहाइट में देख लो तो 107 टू 111 फ़ारेनहाइट। बट एबव थिक द हाई टेम्परेचर द मोर सीवियर द टिश्यू डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो हमारा क्या करेगा, टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करेगा। बिलो 45 डिग्री या सेल्सियस में बोल लो बिलो 45 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोल लो 113 फ़ारेनहाइट। रिजल्टिंग चेंज रिवर्सिबल बट मोर देन, मतलब रिवर्सिबल मतलब अगर वो इंजरी हो गई फिर से वो सही हो सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब वो पहले वाले स्टेज पे वापस आ सकती है। रिवर्सिबल मतलब पहले वाले स्टेज पे वापस आ सकती है। बट अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो प्रोटीन डैमेज एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ सेल टू रिपेयर। मतलब अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, अगर आप उससे एक्सपोजर होगे तो आपका प्रोटीन भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर का। फिर जब हो जाएगा तो सेल की कैपेसिटी नहीं रह जाएगी कि वो रिपेयर कर सके अपने आप को दोबारा, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, मतलब पहले वाले स्टेज पे वापस कभी दोबारा नहीं आ सकती। अगर आपका बर्न कब हुआ है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से एक्सपोजर से हुआ है, हाँ, लेकिन यही अगर 45 डिग्री के कम से हुआ है तो आपका फिर नॉर्मल है, आप फिर रिवर्सिबल है, फिर रिकवर हो सकती है, फिर आपके वो उसमें आ सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आज हमने यही समझाया कि बर्न क्या होता है। तो बर्न वही चीज़ है कि हमारे सेल की इंजरी हो जाती है, हमारी इंजरी होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर हो सकता है। बर्न बर्न के क्या है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, बर्न का कोई एक कारण नहीं है, बर्न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इंजरी डेट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एक्सपोजर और एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिक रेडिएशन सोर्स ऑफ टर्म्स एज बर्न। तो सिंपल सी भाषा में हम ये मान सकते हैं कि इंजरी अगर 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक हुई है तो रिवर्सिबल है, क्योंकि हमारी बॉडी कितनी तक टॉलरेट कर सकती है, 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर बर्न आपका 45 डिग्री सेल्सियस से कम से हुआ है, एक्सपोजर से हुआ है जहाँ से हीट या सोर्स निकल रहा था, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब वो पहले वाले स्टेज पे आ सकता है। बट अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से हुआ है तो फिर आप पहले वाले स्टेज पे नहीं आ सकता। इसी को हमने क्या बोला, बर्न। आगे हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ बर्न। कॉजेज ऑफ बर्न में देखो पहला कौन सा बर्न है, थर्मल बर्न। कि अगर कोई भी काज एक्सपोजर टू कॉन्टेक्ट विद फ्लेम, फ्लेम जो रेड फ्लेम होता है, फ्लेम अगर आपकी बॉडी क्या हो जाए, फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो भी आपका बर्न होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल बर्न। फिर क्या है कि केमिकल बर्न। केमिकल मतलब किसी केमिकल से बर्न होता है। पहला तो हमने क्या पढ़ा, थर्मल बर्न। दूसरा क्या पढ़ाएंगे हम लोग, केमिकल बर्न, कि बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एसिड क्या करता है, हमारे सेल को डैमेज करता है ना। बाई स्ट्रॉन्ग एसिड, डिटर्जेंट, स्ट्रॉन्ग बेस, इट्सेट्रा, ये सब क्या है,
कॉजेज है किसके, बर्न के। फिर आता है इलेक्ट्रिकल बर्न, जिससे बर्न हो जाए किससे, इलेक्ट्रिकल से। ये जो आप कॉजेज पढ़ रहे हो इन्होंने आपने तो मतलब इसमें से अगर आपने सुना भी होगा, बहुत बार देखा भी होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि थर्मल बर्न। थर्मल बर्न कब होता है, जब कोई हम हॉट लिक्विड या कोई रेड फ्लेम, मतलब इसे राड लोहे का एकदम गर्म, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेम यार हॉट ऑब्जेक्ट, ड्राई एंड मॉइस्ट बर्न, इन सब के कारण जो होता है उसको हम कौन सा बर्न बोलते हैं, थर्मल बर्न बोलते हैं। क्योंकि देखो ये डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा कौन सा, केमिकल बर्न। केमिकल बर्न किससे हो सकता है, बाई स्ट्रॉन्ग एसिड, डिटर्जेंट, एसिड हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इनसे अगर बर्न होता है तो हम कौन सा बर्न बोलते हैं, केमिकल बर्न बोलते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रिक करंट और शॉर्ट सर्किट, जो 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 आपको इलेक्ट्रिक करंट से हो जाए या शॉर्ट सर्किट से हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न मतलब एक्सरे द्वारा, यूवी अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे कहाँ से निकलती है, सूर्य की किरणों से। तो ये आपके हम क्या बोल रहे थे अभी, कारण है कि हम बर्न कहाँ कहाँ से होता है, मतलब वैसे नॉर्मली थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, ठीक है, इन सब के कारण से हो सकता है बर्न। सबसे कॉमन इसमें अगर हम माने तो थर्मल बर्न, ठीक है, और केमिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न, रेडिएशन बर्न उतना नहीं होगा, लेकिन थर्मल बर्न और केमिकल बर्न, थर्मल बर्न सब, थर्मल बर्न उसी के अंदर आ गया, जैसे कि आप कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट छू लेते हो तो आपका सेल या टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो वो सब क्या है, थर्मल बर्न के अंदर। केमिकल मतलब जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे केमिकल छू लेते हो, एसिड छू लेते हो, तो क्या करता है, वो हमारे सेल को डैमेज कर देता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन से चीजें हैं जो इसको बढ़ावा देती है या उस चीज को बढ़ाती है। पहला क्या है, ऑल बर्न इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ विक्टिम ऑफ पेशेंट। पहला क्या है, होम इन्वायरमेंट। अब होम इन्वायरमेंट कैसे रिस्क फैक्टर है आपका, होम इन्वायरमेंट मतलब बहुत सारे जलने जलन चीजें वहां रखी हुई है, ठीक है। कॉन्टेक्ट विथ स्कैल्डिंग मतलब हीट टू नियर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, उसको छू लिया, जो अभी कोई भी ऐसी हीट हो गई जो, देखो आप पानी गर्म करते हो, तो होम इन्वायरमेंट का आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी, ठीक है। कॉन्टेक्ट विथ स्कैल्डिंग मतलब पानी, और स्कैल्डिंग मतलब जैसे आपने पानी गैस पे रखा हुआ, बस वो अभी उबलने से जस्ट एक दो सेकंड के, आधा मिनट पहले मान लो, उबलने से कुछ देर पहले, कि मतलब वो पानी उबलने वाला है उसके पहले, बोल रहे ना हीट टू नियर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री उबलने से पहले उससे आप कंटेक्ट हो जाना। मतलब आप पानी गर्म करने के लिए रखे थे, तो हम तो रखते हैं ना घर में पानी गर्म कर, देखो होम इन्वायरमेंट के लिए एग्जाम्पल आ रहा है, पानी गर्म करने के लिए हम रखते हैं, ठीक। तो हमें लगता है कि अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, हम हाथ डाल दिए, लेकिन वो क्या बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बस कुछ ही मिनट, मतलब पाँच एक आधा मिनटों में या 1 मिनटों में क्या उबलने वाला था, लेकिन हमने उस पर रख दिया। अब क्या है, क्लोटिंग इग्निशन ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन, मतलब आप खाना बना रहे हो उस टाइम आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है जलने के, ठीक है। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर। फिर क्या है, रेसिडेंटियल फायर, ये भी हमारा क्या है, रिस्क फैक्टर है। रेसिडेंटियल फायर ये भी हमारा क्या है, रिस्क फैक्टर है। रेसिडेंटियल फायर मतलब घर में आग लग जाना, रेसिडेंट मतलब घर में आग लग जाना, तो क्या आएगा, किसमें अंदर आएगा, रेसिडेंटियल फायर के अंदर आएगा। तो ये भी हमने क्या पढ़ा, रिस्क फैक्टर पढ़ा। अब देखो हम पढ़ेंगे सीवियरिटी ऑफ बर्न, कि देखो सीवियर कितना बर्न हुआ है, हम सीवियर किसको मानेंगे, कितना सीवियरिटी है या कितना बर्न हुआ, ठीक है। सिंपल भाषा में हम सीवियरिटी, सीवियरिटी कहाँ से पता करते हैं, सीवियरिटी ऑफ बर्न डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ इंजरी। तो ये चीज़ सिंपल है कि हम कैसे पता लगाएंगे कितना बर्न हुआ, तो वो चीज़ पता चलेगा कि सीवियरिटी डिपेंड होती है कितनी चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे। सोर्स ऑफ इंजरी, कि किस, कहाँ से आपका, कहाँ से आप जले हो, इंजरी का सोर्स क्या है, मतलब जो आप जले हो किससे जले हो, केमिकल से, हीट से, फिजिकल से, किससे, इलेक्ट्रिक करंट से हुआ है, किससे आपका हुआ, ठीक है। फिर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, आपका जो
ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या है डिस्टेंस कितना है, ये चीज हो गई। दूसरा क्या है ड्यूरेशन, उस ऑब्जेक्ट, देखो जलने में तीन चीजें, देखो बेटा मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो तुम पानी से जले, ठीक है, सोर्स ऑफ इंजरी होगी तो होगी वाटर, ठीक है। अब हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम, कितना दूर से, एकदम उसमें हाथ डाल दिया था कि उसके भाप से जल गए, ये चीज बोली। और ड्यूरेशन, कितने देर तक आप उसके कांटेक्ट में थे, ड्यूरेशन मतलब कितने देर आप उस सोर्स के कांटेक्ट में थे, ये आपके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से आपका बर्न हुआ है तो फिर इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं इसके लिए। लेकिन अगर वही 45 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर जिससे आप बर्न हुए हो उसका सोर्स का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आपका इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं, रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे, जो बाद में क्या हो सकते हैं, अपने पहले वाली स्टेज पे वापस आ सकते हैं। लेकिन वही अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो फिर वो पहले वाली स्टेज पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सीवियरिटी अपॉन डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड, कितने सोर्स ऑफ इंजरी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट और ड्यूरेशन, ठीक है। अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। बर्न इंजरीज आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ इंजरी एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इंजर्ड, ठीक है। मतलब हम क्लास बर्न का क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से करेंगे, दो चीज़ों के हिसाब से। एक तो हम करेंगे डेप्थ के हिसाब से और एक करेंगे एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस, कि कितना बॉडी सरफेस को उसने कवर किया है और उसका डेप्थ कितना हुआ है जो जला, उसी के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न का करेंगे। बर्न का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, किसके हिसाब से, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के हिसाब से, कि आपका बर्न कितना हुआ, किसके हिसाब से हम करेंगे, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के हिसाब से। पहला क्या है, सुपरफिशियल लेवल, क्या आंसर, सुपरफिशियल लेवल। पहला हम देखेंगे कि सुपरफिशियल लेवल पे क्या होता है, सुपरफिशियल या पार्शियल थिकनेस। ये हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ, बर्न की सीवियरिटी, ठीक है। लेकिन ये चीज हमें चेक करनी है कि हो रही है तो फर्स्ट नंबर पे किससे बोलेंगे, जब क्या होगा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, या उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री का सुपरफिशियल लेवल पे होगा। सुपरफिशियल लेवल का मतलब सबसे ऊपर डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होगी इसमें, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में पहले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। काजेस के क्या क्या हो सकते हैं, सनबर्न, लो इंटेंसिटी फ्लैश, इसके काजेस हो सकते हैं, किसके, सुपरफिशियल लेवल पे, ठीक है। सुपरफिशियल लेवल पे कौन से हो सकते हैं, सनबर्न हो सकता है, लो इंटेंसिटी फ्लैश हो सकता है, और इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट का लेयर कौन कौन सा होगा, इसके स्किन इन्वॉल्वमेंट लेवल एपिडर्मिस लेवल, पॉसिबली ए पोर्शन ऑफ डर्मिस लेयर भी होगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या होगा, टिंगलिंग, हाइपरस्थेसिया, पेन दैट इज इंड्यूस्ड बाय कूलिंग, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन उसे होगा, सिम्टम्स बता रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर अपीयरेंस कैसा होगा, रेड एंड ब्लेचेस वाइट विथ प्रेशर, रेड एंड ब्लेचेस होगा किसकी तरह, प्रेशर की तरह। तो कोर्स क्या, डिस्कम्फर्ट लास्ट अबाउट 48 आवर, डिस्क्वेशन पीलिंग इन 3 to 7 डेज, डिस्क्वेशन पीलिंग मतलब ऊपर वाली स्किन कब निकलेगी, 3 से 7 दिन। देखो सिंपल सी भाषा में हम पहले डेप्थ के अकॉर्डिंग बन पा रहे हैं कि कितना डेप्थ, कितना स्किन में इंजरी हुई। तो पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ के अंदर पहला क्या है, सुपरफिशियल लेवल। तो बेटा सुपरफिशियल लेवल में कुछ नहीं है, पार्शियल थिकनेस होता है इसमें, और ये किसके कारण होता है, मेनली या तो सनबर्न के कारण होगा या क्या होगा, लो इंटेंसिटी फ्लैश के कारण होगा, ठीक है, लो इंटेंसिटी फ्लैश के कारण होगा। इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी होगी, एपिडर्मिस, पॉसिबली ए पोर्शन ऑफ डर्मिस, इसमें डर्मिस लेयर भी हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होगा उससे, ठीक है। फिर क्या होगा, हाइपरस्थेसिया होगा, पेन इट दैट इज सूटेड बाय द कूलिंग, पेन है जो किसके द्वारा से होगा, कूलिंग के द्वारा। अपीयरेंस कैसा होगा, रेड एंड ब्लेंचेस विथ प्रेशर। फिर क्या, डिस्कम्फर्ट लास्ट अबाउट 48 आवर, डिस्क्वेशन पीलिंग ऑफ इन 3 to 7 डेज ऑफ स्किन,
ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा सुपरफिशियल लेवल। देखो सुपरफिशियल लेवल का ये आपको एग्जांपल दिखाया गया है स्किन के थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू। डायग्राम आपको विजुअल हो रहा है। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको भी समझाता हूँ। इसमें दिखाया गया है कि पीलिंग हुआ स्किन का। देखो ये है फर्स्ट डिग्री, ये है क्या, तो ये फर्स्ट डिग्री पे दिखाया गया है कैसा होगा। ये आपका फर्स्ट डिग्री है, यह आपका सेकेंड डिग्री है, यह आपका है फर्स्ट डिग्री, सॉरी बेटा, ये आपका फर्स्ट डिग्री, ये आपका है सेकेंड डिग्री, ये आपका है थर्ड डिग्री, और ये आपका है फोर्थ डिग्री। तो थोड़ा सा ना आप ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा क्लियर हो रहा है, उतना क्लियर नहीं है डायग्राम, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा है। देखो सिर्फ क्या हो रहा है, जो हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था, सिर्फ रीडनेस हो रही है। देखो ये फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, और ये जो देखो साइड में दे रखा है ना, हमें दिखाने के लिए नॉर्मल स्किन है। देखो नॉर्मल, लेकिन ये तो फर्स्ट वाले में आपको थोड़ा रेडनेस दिख रहा है, सेकंड वाले में थोड़ा ज़्यादा रेडनेस दिख रहा है, थर्ड वाले में स्किन गायब हो गई, और फोर्थ वाले में एकदम सीवियर लेवल पे हो रहा है। ठीक है। हमने पढ़ा क्या है, इपिडर्मिस लेयर फर्स्ट वाले में इन्वॉल्व होता है, ये रहा इपिडर्मिस लेयर, और हल्का हल्का डर्मिस लेयर। ठीक है, अभी इतना ही हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा है ना इतना। पार्सल और फर्स्ट वाले में कैसे हो रहा था इंजरी, सन इंजरी से हो रहा था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल थिकनेस सेकेंड डीप, सेकेंड डिग्री का। फर्स्ट डिग्री हमारा हो गया, अब सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री के काजेस क्या है, स्कैल्ड फ्लैश फ्लेम, या फ्लेम से जल जाओ, या फ्लैश से जल जाओ, या स्कैल से जल जाओ। इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से होगा, इपिडर्मिस, अपर डर्मिस, पोर्शन ऑफ डीपर डर्मिस। तो इसमें डीपर लेयर का डर्मिस लेयर का हो रहा है, उसमें डीपर लेयर का डर्मिस लेयर का नहीं हो रहा था, सिर्फ ऊपर लेयर का हो रहा था। ठीक है। इसमें कौन सा हो रहा है, डीपर लेवल का। देखो बेटा ये जो पढ़ रहे हो ना, डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। देखो काजेस के हिसाब से भी डिफरेंस क्लियर हो रहा है, स्किन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब, देखो एक तो कॉजेस के हिसाब से आपका डिफरेंस क्लियर हो रहा है, एक आपका स्किन इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी आपका डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ये आपका सिम्टम्स के हिसाब से डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ये आपका पेरेंट्स के हिसाब से। वो सिम्टम्स उसमें क्या 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 होगा, पेन, हाइपरस्थीसिया, सेंसिटिव टू कोल्ड। ठीक है। अब क्या है पेरेंट्स, ब्लिस्टर्ड मोटर रेड बेस, ब्रोकन एपिडर्मिस, इडिमा, वेट साइनिंग। ठीक है, ये क्या होगा, अपीयरेंस है इसका। ठीक है, ब्लिस्टर मोटर रेड बेस, ब्रोकन एपिडर्मिस, इडिमा, वेट साइनिंग। ठीक है, ये क्या होगा, अपीयरेंस। और रिकवरी कब होगा इसका, इसका रिकवरी होगा, इसका रिकवरी होगा 2 से 4 वीक। इसका रिकवरी कब होगा, 2 से 4 वीक फ्रॉम स्केरिंग, recovery in 2 to 4 weeks from scaling and depigmentation contracture may convert into full thickness। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट डिग्री वन और सेकेंड डिग्री वन। अब देखो थर्ड डिग्री वन फुल थिकनेस के हिसाब से क्या होगा, ये मैं आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, फुल थिकनेस थर्ड डिग्री, इसमें क्या आएगा, फ्लेम प्रो काजेस, इसका क्या होगा, flame, prolonged exposure to the hot liquid, electric current and chemical। ठीक है, इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, एपिडर्मिस, इंटायर डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू। देखो आपको आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, कि आपने जब उसमें पढ़ा था तो डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर हो रहा था, लेकिन कहीं हमने सबक्यूटेनियस लेयर नहीं पढ़ा था। लेकिन थर्ड वाले में क्या हो रहा है, सबक्यूटेनियस लेयर भी क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्व हो रहा है, और कनेक्टिव टिश्यू और मसल टोन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। राजू देखो इसमें तो वैसे अगर मैं बताऊँ ना, तो इसमें सिर्फ सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, जो आपका ये वाला है में इन्वॉल्व कनेक्टिव टिश्यू और मसल एंड बोन, ये फोर्थ डिग्री में होता है। ये कहाँ पे होता है, एक चीज आप ध्यान रख के देखो, आपको बुक में दे दिया गया है, ये जो चीजें है ना, ये फोर्थ डिग्री में होता है। ये फोर्थ डिग्री में होता है।
ये 4 डिग्री में होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा, पेन फ्री, शॉक, हेमेच्यूरिया और हेमेलाइसिस। देखो बेटा शॉक क्यों होगा, जब आप जलोगे तो आपका फ्लूइड बहुत लॉस होगा, ठीक है। फ्लूइड बहुत बॉडी में लॉस हो जाएगा, इसके कारण फिर ब्लड की सप्लाई, फ्लूइड में ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो ब्लड की सप्लाई आपके वाइटल ऑर्गन को नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके कारण आपको शॉक हो सकता है, ठीक है। अपीयरेंस कैसा आएगा, ड्राई, पेल, वाइट और चार चार्ड ब्रोकन स्किन विथ फैट एक्सपोज इडिमा। किसके थ्रू आएगा, फैट एक्सपोज इडिमा के, ठीक है। ये हमने पढ़ा था टाइप्स सीवियरिटी के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका फुल थिकनेस कोर्स के अंदर क्या होगा, डेड स्किन सेपरेटेड एंड ल्यूकिफाइज आफ्टर 2 to 3 वीक्स एंड स्पॉन्टेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल। मतलब अभी तक आपका क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस हीलिंग, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें कभी स्पॉन्टेनियस हीलिंग नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। क्या, स्पॉन्टेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीलिंग नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, रिक्वायर रिमूवल ऑफ स्कार और सब्सिक्वेंट स्प्लिट और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। मतलब इसमें जो ऊपर की स्किन उसको छील के निकालनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बात आप क्लियर रहो कि ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्किन ग्राफ्टिंग करा दोगे या तो हो जाएगा, पहले वाली स्टेज पर आ दोगे, ये नहीं होगा। अभी रिवर्सिबल नहीं, आपको जब लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आप हो तब तक आपको रहेगा, पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम अभी तो हम बर्न के सीवियरिटी के हिसाब से कर रहे थे, अब हम करेंगे रूल ऑफ 9 के हिसाब से, ठीक है। रूल ऑफ 9 इज ए क्विक वे टू कैलकुलेट टू एक्सटेंड ऑफ बर्न द सिस्टम असाइड परसेंटेज इन द मल्टीपल ऑफ 9 मेजर बॉडी सरफेस। basis of rule of basis of this rule is that body is divided into anatomical section, each of be represented 9% for a multiple और 9% of a total body surface area, ठीक है। रूल ऑफ 9 क्या होता है कि हम बॉडी के सरफेस को, जैसे हमने हैंड को 9 दे दिया, ठीक है, फुट को 9 दे दिया, 9 9, ठीक है, तो 18 18 18 18, ठीक है, 9 9 9 9 36 होगा। फिर हमने 35 36 चेस्ट एरिया को दे दिया, 1% अम्बिलिकल एरिया को दे दिया, मगर पूरा मतलब मिला के 100 बने। तो हम इसमें बॉडी ऑर्गन को परसेंटेज के हिसाब से नापेंगे, बांट देंगे, फिर जब जितना बर्न होगा उसी के हिसाब से हम ऐड कर लेंगे, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या कितना बर्न हुआ है। टोटल बॉडी सरफेस को हम रूल ऑफ 9 के हिसाब से बांट देते हैं। जैसे मान लो फेस को हमने दे दिया 9, 18 दे दिया, फिर हमने हैंड को दे दिया 9, 9 इस हैंड को दे दिया, फिर हमने 18 इसको दे दिया। इसी के हिसाब से ऑल बॉडी को हम क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ 9। अब देखो, हाँ देखो यहाँ पे ये दे रखा है आपके, यहाँ पे दे रखा है कि हम कितना कितना देंगे। देखो हेड एंड अपर सरफेस को कितना हम दे रहे हैं, यहाँ पे 9 दे रहे हैं, 9%, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज को 80%, लोअर एक्सट्रीमिटीज को 36%, बैक एंड चेस्ट को 36%, ठीक है। जिनाइटल एरिया को 1%। आपका टोटल कितना बनेगा, 100% बनना चाहिए। वैसे अम्बलक पे इसमें वो नहीं किया गया है, अम्बलाइकल एरिया को, ये जो आपका ये अम्बलाइकल एरिया है इसको 1% देते हैं। कितना देते हैं, 1%, ठीक है। ये हमने बर्न की सीवियरिटी तो हमने पढ़ी थी डेप्थ के हिसाब से, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, और ये है रूल ऑफ 9 के हिसाब से, ठीक है। कि हेड एंड फेस अपर एक्सट्रीमिटीज को कितना 9%, अपर एक्सट्रीमिटीज को 80%, लोअर एक्सट्रीमिटीज को 36%, बैक और चेस्ट को 36%, जिनाटल को 1%, ठीक है।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे क्या करेंगे, इमीडिएटली फॉलोइंग ए बर्न इंजरी। ठीक है, देखो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी एक नहीं दो तीन है, मैं आपको तीनों तरीके से समझाऊंगा। पहला क्या है, कोई भी मान लो बेजो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी क्या बेजो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी बेजो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर मान लो कैटाकोलामाइन। ठीक है, कैटाकोलामाइन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, आर रिलीज बाई कैपिलरी। अब देखो ये आपकी कैपिलरी की क्या बढ़ा देंगे, परमेबिलिटी। ठीक है, डेट अलाउ प्लाज्मा टू सीप इनटू सराउंडिंग टिश्यू। और ये देखो परमेबिलिटी बढ़ेगी, देखो ये है सेल, इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ये सेल के अंदर क्या फील्ड होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड यहाँ क्या आ जाएगा, के सेल के अंदर फ्लूइड घुल जाएगा। ठीक है, अब देखो सराउंडिंग इनटू टिश्यू, फिर क्या है, सोडियम इंट्रूडेट पोटेशियम एग्जिट फ्रॉम द सेल। ये सेल का नियम है कि जब यहाँ पे सेल में सोडियम इंटर करेगा, सोडियम इंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेशियम क्या होगा, एग्जिट होगा। जब सोडियम इंटर करेगा तो क्या होगा, पोटेशियम एग्जिट करेगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होगा, इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। जो मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बता दिया था कि सेल की परमेबिलिटी जब बढ़ेगी तो ये जो एक सेल से और दूसरे सेल के बीच, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, इन दो सेल के बीच के जगह में जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के बीच में फ्लूइड फील्ड होता है, उस फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के अंदर, जब सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो सेल के अंदर जाएगा। और एक नियम, जो सेल के अंदर फ्लूइड जा रहा है, सेल फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सोडियम सबसे ज्यादा। जैसे ही सोडियम सेल के अंदर जाएगा तो पोटेशियम क्या आएगा, सेल के बाहर आएगा, क्योंकि मेजर इंट्रासेलुलर मेजर है पोटेशियम और एक्स्ट्रासेलुलर है सोडियम। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गई। अब आपका होगा डिप्लोमेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बैलून। ठीक है, क्या होगा, अब हाइपोग्लोबिक शॉक और डेथ भी हो सकता है। और इडीमा होगा किसका, इडीमा होगा बर्न एंड नॉन बर्न टिश्यू ड्यू टू कैटाकोलामाइन रिलीज, इंक्रीज हीट हार्ट रेट। और क्या रिलीज होगा, कैटाकोलामाइन रिलीज होगा, जिससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ तक था, बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, समराइज कर लेते हैं, जैसे वर्बली, चलो कोई बात नहीं, हम समराइज कर लेते हैं कि पहले तो हमने आज पढ़ा कि बर्न क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बर्न के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, बर्न, जो मैंने बताया था कि किसी भी एक्सपोजर से आपका जैसी इंजरी हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्न। और हमने ये भी बताया आज कि आपकी बॉडी कितनी टेम्परेचर तक सह सकती है, 42 से 44 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा से अगर सोर्स से आपका बर्न हुआ है तो वो बाद में इरिवर्सिबल निकल करेगा, मतलब रिवर्सिबल नहीं है वो, आपके पहले वाले स्टेज पे नहीं आए। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा काजेस, जो हमने कहा फिजिकल बर्न, मतलब रेड हीट, फ्लेमिंग या रॉड या कुछ से ऐसे ही जल जाना, उसको हम क्या बोले, काजेस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा केमिकल, कि केमिकल से बर्न हो जाए तो, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिस्क फैक्टर, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हम बर्न को एक्सीड करते हैं। फिर हमने पढ़ा रिस्क फैक्टर के बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से डेप्थ के सीवियरिटी हम कैसे पता चलेंगे। तो पहले हमने पढ़ा कि लेवल के डेप्थ बर्न के सीवियर डेप्थ के हिसाब से हमने पढ़ा, जिसमें क्या था, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फिर हमने पढ़ा रूल ऑफ 9 के हिसाब से।
अब रूल ऑफ नाइन के हिसाब से हमने सब पढ़ने के हिसाब से फिर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ तक हमने आज पढ़ा।